हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार, अब 55% मिलेगा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत। झारखंड सरकार के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की लॉटरी लग गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन्हें बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड कैबिनेट की 8 मई को हुई बैठक में 7वें केंद्रीय वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के पेंशन, पारिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। गुरुवार की बैठक में मंत्रिपरिषद ने 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। झारखंड के युवा अब फ्री में करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, हर माह 2,500 रुपए भी मिलेंगे। राज्य सरकार युवाओं को शिक्षित करने और रोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाती है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में शामिल है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इस योजना के तहत सरकार ऐसे छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा देगी जो यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को प्रति माह 2,500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को मुफ्त कोचिंग और पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स झारखंड के रहने वाले होने चाहिए। आवेदकों के पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है या फिर वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक को स्थानीय रीति रिवाजों, भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदकों को उस परीक्षा की पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा जिसके लिए वे योजना का लाभ लेना चाहते हैं। कोई भी आवेदक केवल एक बार योजना का लाभ ले सकता है। ऐसे लोग जो पहले से सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहे हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। इन दस्तावेजों में आवेदक की रंगीन तस्वीर, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। राजभवन, सीएम हाउस, प्रोजेक्ट भवन, विधानसभा परिसर के आसपास धरना प्रदर्शन पर रोक। रांची जिला पुलिस प्रशासन ने राजधानी के प्रमुख भवनों के आसपास तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजधानी के प्रमुख भवनों के आसपास कतिपय संगठनों, दलों एवं संस्थाओं द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किया जा रहा है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य यद्वार, मुख्यमंत्री आवास, काके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होती है, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना रहती है। इसलिए एसडीएम रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी इस तरह की निषेधाज्ञा लागू की गई, बावजूद इसके धरना, प्रदर्शन और जुलूस के कार्यक्रम होते रहे। सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को जेएमएम ने किया स्थगित, बताई वजह। झामुमो ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आज यानी शुक्रवार प्रस्तावित राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा की है।
पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आज प्रदेश कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आज के कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समय भारतीय सेना के अदम्य साहस का हौसला बढ़ाने का है। विनोद पांडे ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मांग है, लेकिन अब इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का समय नहीं है, बल्कि हमारी सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने का समय है। इसलिए झामुमो ने आज के धरना प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर उत्पन्न स्थिति को देखते हुए झामुमो ने यह निर्णय लिया है और झामुमो पूरी तरह से देश की सेना के साथ है। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और अभी किसी टिप्पणी का समय नहीं है। राज्य में जनगणना के साथ आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग को पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 9 मई को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी और मांग पूरी नहीं होने पर राज्य में जाति जनगणना नहीं होने देने की चेतावनी दी थी। अमित शाह की झारखंड यात्रा टली, 10 मई की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झारखंड यात्रा टल गई है। उन्हें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में शामिल होने के लिए रांची आना था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 मई को झारखंड की राजधानी रांची में होनी थी। इस बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। सभी संबंधित राज्यों को सूचित कर दिया गया है कि 10 मई को प्रस्तावित बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बैठक की नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। झारखंड में 10 मई को प्रस्तावित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारी जोरों से हो रही थी। मुख्य सचिव अलका तिवारी लगातार इसकी जानकारी ले रही थी। गृह मंत्री अमित शाह को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करनी थी। उनका 9 मई को ही रांची आने का कार्यक्रम था। बैठक में बतौर उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उपस्थित रहना था। उनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को भी बैठक में शामिल होना था। झारखंड से मुख्य सचिव अलका तिवारी, विकास आयुक्त अविनाश कुमार समेत वरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने की पुष्टि नहीं हुई थी। झारखंड में प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी कर ली गई थी। रांची नगर निगम के प्रशासक ने एयरपोर्ट रोड से लेकर रातू रोड, कड़रू, अरगोड़ा व अन्य क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया था। रांची डीसी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अफसरों को दिए निर्देश। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोग पहुंचे और अपनी परेशानियां रखीं। लोग सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन आदि से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। डीसी ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि हर शिकायत की जांच कर जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि वे खुद जाकर मामलों की जांच करें और जल्द कार्रवाई करें। कहा कि लोगों की समस्याओं का समय पर हल होना जरूरी है। विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि कोई भी मामला लंबित न रहे। 800 करोड़ का जीएसटी घोटाला, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जीएसटी घोटाला मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जांच एजेंसी ने झारखंड के रांची, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल में कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक झारखंड और बंगाल के 9 स्थानों पर रेड करने की पुष्टि की गई है। रांची में एक बड़े बिल्डर के काके रोड स्थित आवास पर भी ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है। मामले में ईडी ने जमशेदपुर से एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। ईडी के
आधिकारिक सूत्रों ने बताया प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार की सुबह झारखंड और पश्चिम बंगाल में जीएसटी चालान बनाने में फर्जीवाड़े से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की है। रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में कम से कम 9 स्थानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। ईडी को संदेह है कि आरोपियों ने कथित तौर पर 14,325 करोड़ रुपए के फर्जी चालान बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप 800 करोड़ रुपए से अधिक के अयोग्य आईटीसी किए गए। ईडी के मुताबिक छापेमारी का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध की कथित आय से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति जुटाना है। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में एजेंसी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 9 ठिकानों पर सुबह 7 से ही छापेमारी शुरू की। जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाकर अनुचित तरीके से लाभ कमाया। झारखंड में एजेंसी की ओर से जीएसटी घोटाले को लेकर यह पहली छापेमारी है। छापेमारी के दौरान विभिन्न ठिकानों से क्या क्या बरामद हुआ है, इसकी अभी सूचना नहीं मिल पाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा चाक चौबंद, स्निफर डॉग की ली जा रही है मदद। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों के जघन्य कायराना हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ संभावित खतरों से निपटने के लिए सभी प्रमुख जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चौकचौबंद कर दी गई है। इस क्रम में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के एंट्री गेट के बाहर भी पैसेंजर के सामान की जांच हो रही है। इस काम में सीआईएसएफ की टीम स्निफर डॉग की मदद ले रही है। एयरपोर्ट पर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट से हर दिन औसतन 25 से 27 विमान अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरते हैं। यहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, पुणे से लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। रांची एयरपोर्ट के निदेशक आर मौर्य ने ईटीवी भारत को बताया है कि रांची से उड़ान भरने वाली कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। यहां आम दिनों की तरह सारे विमान तय समय पर उड़ान भर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों मसलन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के कई एयरपोर्ट पर विमान सेवा को स्थगित कर दिया गया है। सबसे खास बात है कि आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद संभावित हमले का जवाब देने के लिए सेना तैयार बैठी है। दूसरी तरफ रांची में 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 9 मई को ही रांची आने की संभावना है। इस बैठक में बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीएम या वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके मद्देनजर भी रांची के सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आधिकारिक यात्रा पर मास्को पहुंचे। विजय दिवस परेड में होंगे शामिल। भारत सरकार की ओर से आधिकारिक दौरे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रूस की राजधानी मास्को पहुंच गए हैं। मास्को आगमन पर भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के रक्षा मंत्रालय के मेजर जनरल ओलेग मोलेसेव ने उनका औपचारिक स्वागत किया। मंत्री संजय सेठ 9 मई को मास्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान वे रूस के शीर्ष रक्षा अधिकारियों से मुलाकात समेत कई अहम बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विजय दिवस परेड द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत विजय की स्मृति में हर साल मनाया जाता है और यह रूस का एक प्रमुख सैन्य आयोजन माना जाता है। कैबिनेट का फैसला, कुख्यात उग्रवादियों व अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनामी राशि बढ़ी। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख फैसलों में कुख्यात उग्रवादियों और अपराधियों की गिरफ्तारी पर मिलने वाली इनामी राशि में वृद्धि का निर्णय शामिल है। जिन अपराधियों पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं,
उनकी गिरफ्तारी पर अब 20 से 30 लाख रुपए तक की इनामी राशि दी जाएगी। वहीं जिनके विरुद्ध कम से कम 3 मामले दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारी पर न्यूनतम 2 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। अनुसंधान से संबंधित कार्य में प्रयुक्त मोबाइल को अब संबंधित अधिकारी स्थानांतरण या प्रोन्नति के बाद भी अपने पास रख सकेंगे, बशर्ते कि इसका विवरण ई-साक्ष्य ऐप पर दर्ज किया गया हो। जनता दरबार में रांची नगर निगम के खिलाफ शिकायत, जाने क्या है पूरा मामला। रांची नगर निगम द्वारा आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले 3 दिनों से जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इस जनता दरबार के जरिए रांची नगर निगम के अधिकारी ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस जनता दरबार का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। लगातार रांची नगर निगम के विभिन्न वार्ड से आम लोग इस जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस जनता दरबार में गुरुवार को एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक चिकित्सक ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के जरिए उन्होंने निगम को जानकारी दी है कि रांची नगर निगम के कलेक्टर ने गलत तरीके से डिमांड नोट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वेस्ट यूजर चार्ज भी 10,000 प्रति महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपए जमा करने का डिमांड नोट भी दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बालिका साइकिलिंग टीम का उम्दा प्रदर्शन, स्वर्ण पदक के साथ जीता खिताब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 फीट में चौथे दिन साइकिलिंग स्पर्धा में झारखंड साइकिलिंग टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत पदक जीता। इस प्रकार साइकिलिंग स्पर्धा में झारखंड को कुल 6 पदक मिले। वहीं झारखंड की झोली में अब तक 4 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य पदक आया है। बताते चलें कि इस प्रतियोगिता की विभिन्न प्रतिस्पर्धा में झारखंड की टीम हिस्सा ले रही है और लगातार अपना उम्दा प्रदर्शन दे रही है। साइकिलिंग में सबीना कुमारी ने केरन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं बालक वर्ग में केरन स्पर्धा में विकास उरांव ने रजत पदक जीता। फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में भी झारखंड की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। झारखंड की बालक फुटबॉल टीम ने लीग मैच में बिहार को 4-1 से पराजित किया, जबकि बालिका फुटबॉल टीम ने बिहार को 4-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हॉकी प्रतिस्पर्धा में भी झारखंड की टीम हिस्सा ले रही है। हालांकि खेलो इंडिया का यह टूर्नामेंट राजगीर में चल रहा है। लीग मैच में बालिका हॉकी में ओडिशा के साथ प्रतिस्पर्धा किया। यह प्रतिस्पर्धा 0-0 की बराबरी पर रहा। इसके अलावे अन्य खेलों में भी झारखंड की टीम लगातार उम्दा प्रदर्शन कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम वीर बुद्ध भगत विवि करना गलत फैसला। नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत परंपरा स्थापित करता है। इस तरह के कदम संस्थानों की स्थिरता और इतिहास के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं। यह निर्णय न तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सम्मान में है और न ही महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्ध भगत जी के योगदान को उचित सम्मान देता है। सरकार यदि वास्तव में वीर बुद्ध भगत जी को सम्मानित करना चाहती थी, तो उनके नाम पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए था। एक महान विभूति के नाम को हटाकर दूसरे महान विभूति के नाम पर संस्थान का नाम बदल देना दोनों ही व्यक्तित्वों की विरासत और सम्मान को प्रभावित करता है। ऐसा करना केवल राजनीतिक उद्देश्य से ध्यान भटकाने की कोशिश प्रतीत होती है। मरांडी ने कहा, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह तत्काल इस निर्णय को वापस ले और वीर बुद्ध भगत जी के नाम से एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करे। ऐसा कदम वीर बुद्ध भगत जी के सम्मान में एक स्थायी और सार्थक पहल होगी, जिसमें राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे और वीर बुद्ध भगत जी की विरासत सार्थक रूप से संरक्षित होगी। इस सकारात्मक पहल में सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बालू घाटों की नीलामी पर जेएसएमडीसी अधिकार खत्म।
अब कैटेगरी 2 और 3 के 464 बालू घाटों की नीलामी का अधिकार जेएसएमडीसी से छीन लिया गया है। अब इन बालू घाटों की नीलामी जिला प्रशासन करेगा। इसके लिए सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2025 का गठन किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में झारखंड पुलिस ट्रेड संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पुलिस में जलवाहक, मैकेनिक, बड़ी जैसे पदों पर स्थापित कर्मियों की भी प्रोन्नति हो सकेगी। कर्मियों को हवलदार के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। इन पदों पर 50% सीधी नियुक्ति और 50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से होगी। पहले नियमावली नहीं होने के कारण इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था। कैबिनेट के फैसले के बाद इस संवर्ग के पुलिसकर्मी प्रोजेक्ट भवन में अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार भी किया। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। अब इन्हें 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब सरकारी कर्मियों को निगरानी स्वच्छता प्रमाण ऑनलाइन एचआरएमएस के तहत जमा करना होगा। इसी के आधार पर कर्मियों को प्रोन्नति दी जाएगी। यह 1 महीने तक के लिए वैध रहेगा। रिम्स में प्राध्यापक के 16 और सहायक प्राध्यापक के 34 छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई। झारखंड फार्मासिस्ट नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए 103 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, एमजीएम, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, फूलोझानो मेडिकल कॉलेज और मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी के लिए 168 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लिए 299 करोड़ 30 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और सीडेक को मनोनीत किया गया है। रांची में 30 लाख के गहने और नकदी के साथ घर के ताले भी ले गए चोर। राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र स्थित सीएमपीडीआई कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 30 लाख रुपए के गहने और 75,000 रुपए नकद चुरा लिए। पुलिस को इस वारदात की शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीएमपीडीआई के एचआरडी विभाग में काम करने वाली रानी कुमारी अपने परिवार के साथ गिरिडीह में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उसी दौरान उनके घर में चोरी हो गई। चोरी की खबर रानी कुमारी को तब मिली जब घरेलू सहायिका ने फोन कर बताया कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं और अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं संग राज्य स्तरीय परिचर्चा में शामिल हुए मंत्री सुदिव्या। कहा, समूह के विकास के लिए मंत्रालय वचनबद्ध। हजारीबाग शहरी महिला स्वयं सहायता समूह के साथ झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने परिचर्चा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय था। मंत्री ने परिचर्चा में शामिल एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को भरोसा दिलाया कि समूह के विकास के लिए मंत्रालय वचनबद्ध है। परिचर्चा के दौरान महिलाओं ने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय के कारण समूह को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने इस पर अधिकारियों से कहा कि प्रशासन अंतर विभागीय समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता के साथ कदम उठाएं और विभाग को अवगत कराएं, ताकि सरकार भी अपने स्तर पर समूह के विकास के लिए कदम उठा सके। समूह के द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद को बेहतर बाजार मिले, इसे लेकर महिलाओं ने बात रखी। मंत्री ने कहा कि बेहतर मॉडल बाजार के लिए बने तो उस मॉडल को राज्य सरकार भी अपनाएगी। दीदी कपड़े का बेहतर थैला बना रही हैं। उस बैग को बाजार में उतारा जाए और बेहतर तरीके से मार्केटिंग की जाए तो महिलाएं भी सशक्त होंगी। सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। इस पर अमल किया जाए तो महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़े के थैले की खूब जोर शोर से बिक्री होगी।
झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भरोसा दिलाया कि उत्पादों के मार्केटिंग के लिए एक नया ब्रांड बहुत जल्द उतर जाएगा। जिस तरह से पलास ब्रांड के जरिए मार्केटिंग की जा रही है, उसी स्तर पर शहरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह के लिए भी एक नया ब्रांड तैयार करने की तैयारी चल रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए उत्पाद मार्केट में उतारा जाएगा। देश भर के 17 रेल डिवीजन की पंक्चुअलिटी रिपोर्ट जारी, जाने रांची रेल मंडल की स्थिति। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का रांची रेल मंडल धीरे धीरे आदर्श रेल मंडल की राह पर चल पड़ा है। यात्री सुविधाओं के साथ साथ यह रेल मंडल बेहतरीन काम कर रहा है। इसी कड़ी में देश के 17 रेल डिवीजनों में ट्रेनों की पंक्चुअलिटी टेस्ट में रांची रेल मंडल ने 87.7% ट्रेनें समय पर चलाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। रेलवे द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची रेल मंडल ने समय पालन के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। रांची डिवीजन से चलने वाली कुल ट्रेनों में से 87.7% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर गंतव्य के लिए चली हैं और गंतव्य तक पहुंची हैं, जो देश के 17 डिवीजनों में एक शानदार आंकड़ा है। रेल प्रबंधक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन औसतन 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जाता है, जिसमें 4,111 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, जबकि 3,313 पैसेंजर ट्रेनें और सामान्य कैटेगरी में 5,774 ट्रेनें शामिल हैं। 1,18,00,000 की लागत से लापुंग में 3 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया शिलान्यास। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इंडिया ब्लॉक की सरकार अब सरकारी विद्यालयों के भवन पर भी खास ध्यान दे रही है। यही वजह है कि गुरुवार 8 मई को राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग के 3 सरकारी विद्यालयों में 1,18,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि शिक्षित समाज से ही विकसित समाज का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि भवन के अभाव में छात्र छात्राओं के नामांकन की गति धीमी पड़ गई थी। मंत्री ने कहा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे। आज जब स्कूल भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से नामांकन प्रक्रिया में तेजी आएगी और ड्रॉप आउट कम होगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हमेशा से ही सरकारी स्कूल न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं, बल्कि समाज के पिछड़े और वंचित समाज से आने वाले बच्चों की शिक्षा का केंद्र भी यही विद्यालय है। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर विधानसभा क्षेत्र के लापुंग प्रखंड में 3 सरकारी विद्यालयों में भवन निर्माण का शिलान्यास किया, जिसमें राजकीयकृत मध्य विद्यालय लापुंग में 55,94,000 की लागत से 8 कमरे का भवन निर्माण होगा, जबकि राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय डाड़ी में 30,94,000 की लागत से 4 कमरे का भवन और पीएम श्री अपग्रेडेड हाई स्कूल सरसा में 30,94,000 की लागत से 4 कमरे का भवन निर्माण होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ साथ अभिभावकों में उत्साह को देखते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि दृश्य उत्साहवर्धक है। एसएनएमसीएच की बाउंड्री वॉल निर्माण पर बवाल, पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोक-झोंक। सड़क के मुहाने को बंद करने पहुंची प्रशासन की टीम पर स्थानीय भड़क गए। दरअसल यह विरोध एसएनएमसीएच के समीप कोचाकुली बस्ती के पास हो रहा है। अस्पताल और छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते को बंद करके बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। बाउंड्री वॉल निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। भारी हंगामे के बीच रास्ते के मुहाने को बंद करने का काम जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके।
इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल निर्माण के लिए वो अपनी जमीन दे चुके हैं, लेकिन बदले में उन्हें न तो मुआवजा मिला और न ही नियोजन। उनके छोटे मोटे रोजगार जो सड़क के आसपास चलते थे, बाउंड्री वॉल बनने से बंद हो जाएंगे। साथ ही मरीजों को असुविधा होगी। मौके पर डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम, धनबाद सीओ और प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में रखने और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।